नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज एक एसएमई सेक्टर की कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है एपेक्स इन्फोटेक। जैसे कंपनी का नाम थोड़ा सा अजीब सा है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो हम जनरली कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पहले कंपनी का आईपीओ साइज की बात करें तो बहुत ही छोटा आईपीओ साइज है। कंपनी 25 करोड़ रुपये आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। अगर हम कंपनी के ऑल ओवर बात करें कि कंपनी धंधा क्या करती है, कि आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आपका पहला क्वेश्चन रहता है कि हम जिस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं वो कंपनी व्यापार क्या करती है, मतलब बिज़नेस क्या करती है। तो बिज़नेस क्या है कि कंपनी का जो कंपनी होती है, जो फैक्ट्रियाँ होती है, जो इंडस्ट्री होती है ना, उन इंडस्ट्रियों में से जो गंदा पानी निकलता है ना, उसको ये क्या करते हैं कि फ़िल्टर करके और फिर से उसे फैक्ट्री में यूज़ करने लायक बनाते हैं। मतलब एक तरह से इनको अगर देखा जाए ना, तो एक तरह से जैसे JLD करके काम करती है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जैसे बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी रहती है ना, जो मतलब लगाने से पहले सरकार उनको एक ऐसी मतलब मोनोपोली देती है कि भाई साहब आपको जो लिक्विड है ना अपना, वो लिक्विड को जीरो डिस्चार्ज करना। मतलब आपने जो उससे साफ़ सफाई करी या उसमें से जो काम किया, तो वो आपको जो लिक्विड निकलेगा ना, वो जीरो निकलना चाहिए। मतलब तो ये क्या है, जो वो लिक्विड निकलता है, मतलब जो पानी इंडस्ट्री से आता है, उसी पानी को फिर से फ़िल्टर करके और उसी इंडस्ट्री में यूज़ कर देते हैं। इस तरह से वाटर रिसाइकल का इसका बिजनेस है। अब आईपीओ की हम बात करें कि कंपनी कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। हमने धंधा समझ लिया, 25 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, पहले प्राइस बैंड समझ लेते हैं। कंपनी का 71 रुपये से लेकर के 73 रुपये का जो प्राइस बैंड है, और जनरली बात है कि 73 के प्राइस बैंड पे अगर हम, क्योंकि ओपन जब होगा तो हमें तो फुल अपर हैंड पे ही लगाना पड़ेगा, तो 73 रुपये के हिसाब से 1600 शेयर का एक लॉट है। 1,16,800 रुपये जैसा एक लॉट बनता है अगर कोई रिटेल भाई लगाता है। तो कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 15 साल का अनुभव है कंपनी के। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो अनुज दोसाध जी हैं, जो कि 15 साल का अनुभव रखते हैं, अच्छी बात है। कंपनी का जो आईपीओ है, ये तुम्हारा इन्फोटेक का, ये 27 तारीख से 29 तारीख का खुला रहेगा। 27 को खुलेगा, 29 तारीख को क्लोज़ होगा। और इसकी जो, अगर आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 2 तारीख को आपको अलॉटमेंट है, मिलना है या नहीं मिलना, इस बात की अलॉटमेंट 2 तारीख को है। और अगर आपको शेयर मिल जाएंगे तो 3 तारीख को रिफंड हो जाएगा। और शेयर नहीं मिलेंगे तो 3 तारीख को मिल जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में, नहीं मिलेंगे तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। और 4 तारीख की इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग है। अब हम समझते हैं इसकी कोटे के बारे में। कोटा क्या है कि इसका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायरों के लिए कोटा रखा गया है, वो रखा गया है 50%। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए जो कोटा रखा गया है, वो रखा गया 15%। और जो रिटेल भाइयों के लिए कोटा रखा गया है, वो रखा गया है 35%। तो ये इस कंपनी का जो है कोटा है। अब हम ये जान लेते हैं कि यार आप ये जो पैसा जुटा रहे हो, इस पैसे का करोगे क्या। बेसिकली सभी समझते हैं कि आप पैसे का क्या करोगे। तो ये कंपनी क्या है कि अपने वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली है 18 करोड़ रुपए, ऐसा मैनेजमेंट ने बताया है। हमने ये तो समझ लिया। अब हम ये बात करते हैं कि कंपनी के बारे में कुछ और डीपली जाके, क्योंकि मैं जैसे कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ रहा था, या जो कंपनी ने DRHP दाखिल की है, उसमें इन कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है। केस क्या है, इनके NCLT के पास में इनका केस चल रहा है 35 लाख रुपए का। इन्होंने किसी कंपनी के काम कर दिया था, तो उसने पैसे नहीं दिए थे, वो कंपनी हो गई ब्लैकलिस्ट होगी, तो उसमें इन कंपनी का नाम रह गया लिखा हुआ कि इनसे हमें इतने रुपए लेने हैं। तो इनके पास वो लेटर आया कि आपको इतना कंपनी से लेना देना। तो इन्होंने उसकी सफाई में ये बोला कि हमें तो और उल्टा इनसे पैसे चाहिए। हमने इन्हें मतलब 35 करोड़ रुपए का काम किया था इस कंपनी में, तो इन्होंने हमें वो घटा के 16 करोड़ पे ले आए, और 16 करोड़ से अभी इन्होंने वो भी नहीं दिया, वो उल्टा हमें लेना है। ऐसा कंपनी ने अपनी सफाई में बताया है। ये तो होगी कंपनी के बारे में बात। अगर हम ऑल ओवर, ये जो कंसर्न है वो कंसर्न है, मैं बता देता हूँ कि भाई कंपनी पे एक केस चल रहा है, तो कभी भी कोई भी बात चीज़ें ऐसे खोल के बतानी चाहिए, मतलब घुमाना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही आईपीओ का रिव्यू करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ आईपीओ को आप लोगों को कोई बात छुपा दूँ, ऐसा मेरा को कोई विषय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कर्मचारी कितने हैं। तो इसके अंदर क्या है कि 119 कर्मचारी हैं, और इसका जो अधिक बिजनेस है वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है।
अगर हम इसके ऑल ओवर मतलब बैलेंस शीट पर नज़र डालें या एसेट वगैरह पर नज़र डालें तो इसके जो एसेट थे वो 9 करोड़ हुआ करते थे 2022 में, बढ़ के 17 करोड़ हुए, 17 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हुए, जो कि सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का जो 20 करोड़ हुआ करता था 2022 में, बढ़ के 34 करोड़ हुआ और बढ़ के फिर अभी 2024 में 53 करोड़ हुआ। तो रेवेन्यू में भी सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये कंपनी 2022 में 60 करोड़ रुपए के 60 लाख के लॉस में थी। फिर ये 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जैसे 2023 में, और अभी इसको 6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 3 साल में मतलब 1 साल 60 लाख का नुकसान रहा, 2 साल प्रॉफिट में, ये थोड़ा सा अच्छा है। अगर हम इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो इसके जो पीयर कंपटीटर हैं, एक तो आयन है, आयन, उसका जो पी है वो 53 का है, जो अर्निंग प्रति शेयर है वो इसका 13 का है। एक है वाटेक बाबाग, जिसका जो पी रेशियो है वो है 34 का, और जो अर्निंग प्रति शेयर है वो है 37 का। अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये क्या है कि इसका ROC, जो ROC है वो 60% है, जो ROE है वो 60% है, जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 12 है, जो अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आ रही है। अगर कंपनी की ऑल ओवर मार्जिन की बात करें कि ये कंपनी जो मार्जिन कितना कमाती है, तो मार्जिन क्या है कि ये 17% के मार्जिन पर काम करती है। 17% मार्जिन कि अगर हमने 100 रुपये का काम किया, 100 रुपये का काम करने के बाद हमारे जेब में जो पैसा आया वो 17 रुपये आए, तो मार्जिन हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो धंधा हम ऑपरेट कर रहे हैं उस धंधे को ऑपरेट करने में हमें पैसा कितना, हमारे घर में कितना आ रहा है, उसको मार्जिन बोलते हैं। अगर हम इसके EPS की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका 8 का अर्निंग प्रति शेयर है। अगर हम ऑल ओवर इसकी इंडस्ट्री की बात करें कि इसका ज़्यादातर जो बिज़नेस है किस इंडस्ट्री से आ रहा है, तो जो मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री होती है ना, उनसे इसका ज़्यादा रेवेन्यू आता है। मतलब 61% रेवेन्यू इसका उन्हीं से आता है। 7% जो है एक्सपोर्ट से भी आता है, बट ज़्यादातर जो है बिज़नेस है इनका वो थोड़ा वहीं से आता है। अब कंपनी के बारे में अगर समझा जाए कि इसके बारे में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो देखो क्या कंपनी के बारे में अगर पॉजिटिविटी देखी जाए ना, तो क्या डिमांडेबल सेक्टर है। भाई कंपनी जो भी आएगी या सरकार उनको आगे एक्सपेंड करने के लिए अनुमति देगी, तो सरकार का सीधा सा फोकस रहता है कि आप जो अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने से जो वाटर ख़राब हो रहा है, मतलब जो पानी ख़राब हो रहा है वो गंदे नालों में जा रहा है, और नालों के माध्यम से वो नहर, नदी और उसमें जा रहा है, तो पूरा नदी के नाली के पानी को केमिकल की वजह से ख़राब कर देता है। तो सरकार का सीधा सा फोकस है कि आप GLD पॉलिसी अपनाओ, जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज। GLD से होगा क्या कि आप जो भी पानी यूज़ कर रहे हो ना, उसको आप रीयूज़ कर सको। आपने अगर 1 बिलियन लीटर पानी यूज़ किया, आपने फिर उसमें से उसको रिसाइकल किया, फिर अगली बार उसमें से 0.95 बिलियन तो करो यूज़, तो वो GLD पर सरकार फोकस कर रही है, तो ये अच्छी बात है। डिमांडेबल सेक्टर है, और जब जितनी फैक्ट्रियाँ लगेंगी या जो फैक्ट्रियाँ चल भी रही हैं, वो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपके भी आसपास में कहीं फैक्ट्री आ जाती है, तो वहाँ का जो पीने लायक पानी होता है वो ख़राब हो जाता है। कारण क्या है कि कुछ फैक्ट्रियाँ तो ऐसे करती हैं कि जो पानी का वेस्ट वाटर का जो वो होता है उसे डायरेक्ट धरती में उतार देती हैं। मतलब बोरवेल किया और वो पूरा का पूरा पानी धरती में उतार देती हैं। उससे होता क्या है कि आसपास का जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो वहाँ एक दुराला शुगर मिल है, वहाँ का जो आसपास का पानी है उसके 10 किलोमीटर के आसपास, मतलब उनका जो PHI लेवल है, जो एक उसको TDS वगैरह नापते हैं ना, वो इतना ख़राब हो चुका है कि आप 300 साढ़े 300 के आसपास वहाँ पर TDS चलता है। वहाँ पे अगर आपने प्योरीफाई नहीं लगा रखा तो आप तो वहाँ पे मतलब पानी नहीं पी पाओगे, इतना खारा पानी हो चुका है। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि कुछ कंपनियाँ तो ऐसा है कि नाले उतार देती हैं, और उन नाले के माध्यम से वो पानी नहर में, या कोई नदी है तो नदी में, कुछ ऐसी हैं जो डायरेक्ट बोरवेल कर देती हैं, उसमें पूरा पानी चला जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसी से बचने के लिए सरकार ने JLD पॉलिसी लेके आए। मतलब आप जो यूज़ कर रहे हो ना, वो जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज, आपको 1 भी % का वेस्टेज वाटर नहीं चाहिए हमें। आप कंपनी चलाओ, अच्छे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। बट आप जो पानी को यूज़ कर रहे हो ना, उसे रीयूज़ करो।
आप उसे हमारे भाई आपने नदी या नाले में पहुँचाया, वो खेतों में आएगा, खेतों में आएगा तो आप वो कहीं न कहीं गन्ने में या गेहूँ में उन सब चीज़ों में अधिकतर नहर से सिंचाई होती है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है आगे कंपनी की फ्यूचर में डिमांड रहे। अब कंपनी की अगर नेगेटिविटी के बारे में बात की जाए ना, तो क्या है कि कंपनी की ज़्यादा कोई नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। बस ये है कि एक नेगेटिव जो मेरे को लगा कि इनका जो ज़्यादातर बिज़नेस है ना, वो एक ही क्लाइंट से आता है। ये कंपनी के बारे में मुझे नेगेटिव लगा, और इतना कोई ख़ास है नहीं। तो कंपनी का अगर आपको आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना, वो आपका अपना डिसीजन होगा। तो आप जो देखो कि ये कैपिटल मार्केट है, शेयर बाज़ार में आप पैसा लगाने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप एक तो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाएँ, कहीं भी कुछ भी पैसा ना लगाएँ, नहीं तो आप लॉस कर लोगे। पढ़ें जितना हो सकता है, जो पुराने निवेशक हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो पैसा कमाया, आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ों पे ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आपको निकल के आएगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैंने ऐसा देखा साथियों, सब लगभग 60-70% ऐसे यूज़र हैं जो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब मतलब देखते हैं कंटिन्यू, पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो 0.0 सेकंड लगती है, तो दबा दिया करो बटन, आपका क्या जाता है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।